एक देश, एक आरोप और एक युद्ध। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ, जो चीज ढूंढी जा रही थी वो कहीं थी ही नहीं। तो फिर यह युद्ध क्यों हुआ? वो हथियार जो कभी मिले ही नहीं। इराक वॉर 2003। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 1991 एक युद्ध हुआ था, गल्फ वॉर। अमेरिका और कई देशों ने मिलकर इराक को कुवैत से बाहर निकाला। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। यूनाइटेड नेशंस ने इराक पर एक शर्त लगाई, तुम्हारे पास जो भी खतरनाक हथियार हैं वो सब खत्म करो। रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, परमाणु कार्यक्रम, सब। इराक के शासक थे सद्दाम हुसैन, एक सख्त ताकतवर तानाशाह, जिन पर पहले भी अपने लोगों पर रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने के आरोप थे। तो दुनिया का डर पूरी तरह बेबुनियाद नहीं था। फिर आया 11 सितंबर 2001। अमेरिका पर बड़ा हमला हुआ। हजारों लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा, आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। और उनकी नजर पड़ी इराक पर। नवंबर 2002 यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। नाम था रेजोल्यूशन 1441। मतलब था, इराक, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। निरीक्षकों को आने दो, हथियार दिखाओ, नहीं तो नतीजे भुगतो। सद्दाम हुसैन ने माना। यूएन के निरीक्षक इराक पहुंचे। इनका नाम था हंस ब्लिक्स, स्वीडन के एक शांत और तजुर्बेकार डिप्लोमेट, जो सिर्फ सबूतों पर भरोसा करते थे। उनकी टीम ने शुरू की सबसे बड़ी जांच। नवंबर 2002 से मार्च 2003 तक 700 से ज्यादा इंस्पेक्शंस, 500 से ज्यादा लोकेशंस, अचानक विजिट्स, साइंटिस्ट्स के इंटरव्यूज, सैंपल्स लिए गए, डॉक्यूमेंट्स जांचे गए। और दोनों का निष्कर्ष। 14 फरवरी 2003 हंस ब्लिक्स ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बताया, हमें WMD का कोई प्रमाण नहीं मिला। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने अलग से किया 177 इंस्पेक्शंस, 125 अलग अलग जगहों पर। IAEA के प्रमुख मोहम्मद एल बरादे ने कहा, इराक में कोई एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम नहीं है। दोनों की एक ही मांग थी, हमें और समय दो। जांच अभी पूरी नहीं हुई। 5 फरवरी 2003 एक और सीन, वही यूएन चैम्बर, लेकिन इस बार अमेरिकी विदेश मंत्री कोलन पावेल खड़े थे। उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस दिखाईं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बजाए और एक छोटी सी शीशी उठाई। उन्होंने कहा, इराक के पास केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर शुरू हो गया है। यह एक तत्काल खतरा है। दुनिया सुन रही थी। कुछ देश सहमत थे, कुछ नहीं। फ्रांस और जर्मनी ने कहा, रुको, निरीक्षण जारी रखो। अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा, बहुत हो गया। अब एक बहुत जरूरी बात। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास एक सोर्स था। उसका नाम किसी को नहीं पता था, बस एक कोड नेम था, कर्वबॉल। वो एक इराकी था जो अपना देश छोड़ चुका था। उसने दावा किया, इराक के पास मोबाइल बायोलॉजिकल वेपन्स लैब्स हैं, ट्रक्स पर चलते फिरते हथियार बनाने के कारखाने। न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार उसकी विश्वसनीयता पर युद्ध से पहले ही सवाल उठाए गए थे। CIA के कुछ एनालिस्ट्स ने अंदर से चेतावनी दी थी, लेकिन वो चेतावनियां नजरअंदाज कर दी गईं। एक और बड़ा दावा था एल्यूमीनियम ट्यूब्स का। अमेरिका ने कहा, यह न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस के लिए हैं, लेकिन US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अपने विशेषज्ञों ने कहा, नहीं, ये किसी और काम के लिए हैं। अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन में मतभेद था, लेकिन जो आवाजें शक करती थीं, वो दब गईं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाद में गहरी जांच की। उनका निष्कर्ष था, पहला, अनिश्चित खुफिया जानकारी को
निश्चित सत्य की तरह पेश किया गया। दूसरा, जो रिपोर्ट्स में शब्द थे जैसे पॉसिबल या लो कॉन्फिडेंस, वो हटा दिए गए। तीसरा, जो एक्सपर्ट्स असहमत थे उनकी आवाजें कम सुनी गईं। चौथा, युद्ध के बाद की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक अकेली गलती नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम की एक बड़ी विफलता थी, खुफिया संग्रह में, विश्लेषण में और जानकारी को दुनिया तक पहुंचाने में। इस पर अलग अलग राय मौजूद हैं। कुछ का कहना है ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक था, कुछ का मानना है जानबूझकर जानकारी को तोड़ मरोड़ा गया। लेकिन एक बात सभी मानते हैं, वो हथियार कभी मिले ही नहीं। 20 मार्च 2003 रात बगदाद के आसमान में रोशनी की बारिश शुरू हुई, लेकिन ये दिवाली नहीं थी, ये था शॉक एंड ऑ। अमेरिका और ब्रिटेन का हमला। पहले हवाई हमले, कमांड सेंटर्स, मिलिट्री बिल्डिंग्स, फिर जमीनी हमला। कुवैत से बगदाद की तरफ तेज गति से इराकी सेना, रेगुलर आर्मी जल्दी टूट गई। कई सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बीच में फंसे थे इराकी नागरिक। घरों में बंद, बिजली गई, पानी गया, डर था, भ्रम था। कुछ लोगों ने सोचा शायद सद्दाम जाने से जिंदगी बेहतर होगी। कुछ लोग बस जीना चाहते थे। 9 अप्रैल 2003 बगदाद गिर गया। सद्दाम हुसैन की मूर्ति गिराई गई। मई 2003 जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा मुख्य युद्ध समाप्त, लेकिन असली तबाही अभी शुरू होने वाली थी। अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया, इराकी सेना को पूरी तरह भंग कर दिया। बाथ पार्टी खत्म, पूरा सरकारी ढांचा ध्वस्त। रातों रात लाखों सैनिक बेरोजगार, हथियारबंद, गुस्से से भरे, और शुरू हुई इंसर्जेंसी। हमले, कार बॉम्ब्स, आत्मघाती धमाके। इराक बॉडी काउंट के अनुसार सिर्फ आक्रमण के पहले चरण में लगभग 7,400 नागरिक मारे गए। 2003 से 2008 तक 92,000 से ज्यादा। दीर्घकालिक अनुमान 1,85,000 से भी ज्यादा। 2006 आया, सुन्नी बनाम शिया, इराक गृहयुद्ध की कगार पर। मोहल्ले बंट गए, लोग पहचान के आधार पर डरने लगे। लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। दिसंबर 2003 सद्दाम हुसैन पकड़े गए, एक गड्ढे में छिपे हुए। 2006 में फांसी हुई। तानाशाह तो गया, लेकिन उस खालीपन में, उस अस्थिरता में एक और बड़ा खतरा पैदा हुआ, ISIS। उन्हीं बेरोजगार हथियारबंद लोगों से जो सेना भंग होने के बाद सड़क पर आ गए थे। 2011 में अमेरिकी सेना इराक से निकल गई, लेकिन जो घाव छोड़े थे वो आज भी पूरी तरह भरे नहीं हैं। तो इस पूरी कहानी से क्या समझ आया? पहली बात, जांच और जल्दबाजी दोनों एक साथ नहीं चलते। UN निरीक्षक जांच कर रहे थे, उन्होंने मांगा और समय उन्हें नहीं मिला, और इतिहास ने बताया वो सही थे। दूसरी बात, जब जानकारी को जरूरत से ज्यादा पक्का बनाकर पेश किया जाए तो नतीजे बहुत बड़े होते हैं और कीमत आम लोग चुकाते हैं। तीसरी बात, इराकी नागरिकों ने क्या चाहा था? बस बिजली, पानी, अपने बच्चों का भविष्य, एक सुरक्षित घर। वो सपना आज भी पूरा नहीं हुआ। 2003 का इराक युद्ध सैन्य रूप से तेज था, लेकिन राजनीतिक रूप से इसके नतीजे आज भी महसूस होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस युद्ध को रोका जा सकता था? अगर UN निरीक्षकों को और समय मिलता तो क्या होता? नीचे कमेंट में बताइए, हम जेन्युइनली जानना चाहते हैं आपकी राय। और अगर इस तरह की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और कहानियां आने वाली हैं जो सच हैं, जो जरूरी हैं, जो आपने शायद कहीं नहीं सुनी।